हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था कि मैं आपको डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन कराऊं कि ऑडिट का, तो उसमें ज़्यादा वोट है, वो डायरेक्ट टैक्स के लिए आए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट टैक्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम असेसमेंट प्रोसीजर इसमें रीड कर रहे थे। आज हम इसके कुछ और सेक्शंस रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ ट्रस्ट की। फ्रेंड्स, ये जो मेरे नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया है, तो जब आप मेरे लेक्चर देखोगे तभी आपको ये नोट्स समझ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ वर्ड आपको अगर खाली नोट्स रीड कर रहे हो तो समझ में ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो कितने इजी मैंने लैंग्वेज में इसको समझाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट की इनकम अगर बिफोर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11-12, जो ट्रस्ट होता है उसको 11-12 में एग्जाम्पशन मिलती है, हमें पता है इनकम के अंदर, तो वो एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले अगर ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है तो यहाँ पर ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है ट्रस्ट अप टू द ड्यू डेट क्या होगी, तो नॉर्मली टैक्स इसकी ट्रस्ट की ऑडिट होती है तो 31 अक्टूबर होगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर वो ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो एक तो 272A का 100 रुपीज़ पर डे फॉर डिफॉल्ट पीरियड पेनल्टी लग सकता है। एंड इस पेनल्टी के अलावा 234F की फीस लग सकती है, जो हमने पहले ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। 234F की फीस 5,000, 10,000, 1,000 वाली, तो वो यहाँ पर लग सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की। तो पॉलिटिकल पार्टी की भी इनकम अगर 13A की एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पर इसको फाइल करना पड़ेगा, और अगर लेट फाइल किया तो 234F की फीस यहाँ पर लग जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी ऑडिट जरूरी होती है, तो 31 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, जिसको सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्पशन मिलती है। यहाँ पे बहुत से नेम दिए हुए हैं, आप जाके रीड कर लेना, जिसमें बहुत से ट्रस्ट है, और यहाँ पे ट्रस्ट नहीं, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन है, और वेंचर कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड, और बहुत से फंड दे रखे हैं, तो आप उनके नाम रीड कर लेना। तो अगर इन सब फंड की इनकम, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस की इनकम अगर 10 की एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पर इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर नहीं फाइल किया तो 234F की यहाँ पर फीस लग जाएगी। इसके अलावा 272A की पेनल्टी 100 रुपीज़ पर डे फॉर द डिफॉल्ट पीरियड यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तो हमने बात की इसमें अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है तभी यहाँ पर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो 35 के अंदर अप्रूव्ड है, PGBP के अंदर हमने ये रीड किया था या आपने रीड किया होगा, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कुछ अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको अगर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पर हमें ये इनकम नहीं देखनी है इन तीनों के केस के अंदर, ठीक है। इनको मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग है, चाहे इनकी इनकम 1 रुपया भी हो रही है तो भी यहाँ पर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोलता है बिजनेस ट्रस्ट जो होते हैं REIT एंड INVIT, और जो इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं रेफर्ड अंडर सेक्शन 115UB, तो उस केस में यहाँ पर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। तो मैंने यहाँ पे जो रिटर्न है वो वेरीफाई होना जरूरी है, यानी कि साइन होना जरूरी है। अगर रिटर्न वेरीफाइड नहीं होता है तो उसको इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन होना जरूरी है। यहाँ पे मैं नोट्स नहीं बनाए क्योंकि बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर इंडिविजुअल है तो वो खुद अपना रिटर्न वेरीफाई करेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल कैपेबल नहीं है तो उसके जगह पे कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है वो फाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसका जो भी मैनेजिंग पार्टनर होगा वो यहाँ पर रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो उसकी जगह पे कोई और अडल्ट पार्टनर है वो फाइल कर सकता है। अगर HUF है तो उसका कोई भी कर्ता है वो रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन कर्ता अगर मान लो यहाँ पर नहीं है इंडिया के अंदर, तो उसके जगह पे कोई भी अडल्ट मेंबर है वो वेरीफाई कर सकता है। इसके अलावा अगर LLP का केस है तो उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई और अडल्ट मेंबर कर सकता है, या कोई और पार्टनर कर सकता है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ है LLP के केस के अंदर, एनी अदर पर्सन एज में भी प्रेस्क्राइब, मतलब गवर्नमेंट भी कोई पर्सन यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर सकती है, वो भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकता है। इसके अलावा अगर कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा तो अदर डायरेक्टर करेगा, और LLP की तरह इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, कंपनी के अंदर भी एनी अदर पर्सन एज में भी प्रेस्क्राइब है वो वेरीफाई कर सकता है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो लिक्विडेटर करेगा। अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो उस केस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन है वो यहाँ पर प्रोफेशनल है वो यहाँ पर वेरीफाई करेगा। इसके अलावा अगर कोई भी
लोकल अथॉरिटी है तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो सीईओ करेगा। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई करना जरूरी है रिटर्न को, नहीं तो वो इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाएगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि रिटर्न फाइल ही नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आधार नंबर और पैन नंबर। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन मैंने सारी बातें तो यहाँ पे कवर नहीं की, लेकिन मेन चीजें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। इसके अलावा जो पेनल्टीज वगैरह है वो आप जाके रीड कर लेना। सबसे पहले ये बोलता है कि अगर 1 जुलाई 2017 के बाद में कोई भी असेसी है वो या तो रिटर्न लगाता है अपना या फिर पैन के लिए एप्लीकेशन करता है, तो उस केस में उसको आधार नंबर वहां पर कोड करना पड़ेगा। अगर आधार नहीं है तो वो आधार के लिए एप्लीकेशन करके जो आईडी होगी एप्लीकेशन वो यहाँ पे कोड कर सकता है। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 को अगर उसके पास में ऑलरेडी पैन नंबर है तो उसके बाद में उसको अपना पैन नंबर आधार से लिंक कराना पड़ेगा, और आधार से लिंक कराने की जो डेट है वो हर साल बढ़ती है, और इस साल जो है वो 31 मार्च 2021 यहाँ पर जो है ये लास्ट डेट है दोनों को लिंक करवाने की। ठीक है, तो यहाँ तक लिंक करवाना पड़ेगा। अगर दोनों लिंक नहीं होते हैं तो जो पैन नंबर होगा वो इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब क्या है कि असेसी का कहीं पर भी पैन नंबर कोड करना जरूरी है और वहां पे कोड कर देता है, ऐसा माना जाएगा कि उसने पैन नंबर कोड नहीं किया है। ठीक है, अब आती है बात ये जो आधार और पैन लिंक की सेक्शन है वो किस पे अप्लाई नहीं होती। तो फर्स्ट अगर कोई जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम का सिटीजन है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। कोई नॉन रेजिडेंट है या फिर नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, और 80 ईयर्स और अबाउ एज हो गई है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इनको लिंक करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पैन और आधार वो इंटरचेंजेबल होता है। बेसिकली जो पैन नंबर है उसकी जगह पे आधार नंबर हम कोड कर सकते हैं, आधार की जगह पे पैन कोड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मान लो अगर किसी बंदे के पास में आधार नंबर है लेकिन पैन नंबर नहीं है, लेकिन उसने अपना आधार कोड कर दिया तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट होगी वो उसको पैन नंबर अलॉट कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा मानेगी कि उसने पैन के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि उसके पास पैन नंबर है नहीं, उसने आधार कोड कर दिया। और दोनों अगर ऑलरेडी लिंक हुए हुए हैं तो उस केस में कोई भी अगर जहां पर भी पैन नंबर जरूरी है वहां पे आधार नंबर के कोड कर सकता है। ठीक है, और अगर किसी बंदे के पास में पैन नंबर नहीं है तो वो ऑनलाइन जाके और अपना आधार नंबर से पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई अदर डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे। ठीक है, और अगर पैन नंबर नहीं है लेकिन पैन नंबर कोड करना जरूरी है और आधार नंबर कोड कर दे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसको बिना किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पे पैन नंबर अलॉट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। तो ये जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होता है टीआरपी, ये सीबीडीटी अपॉइंट करता है। जैसे कि आईसीएआई है उसकी डिग्री मिलती है, हम सीए बन जाते हैं, वैसे ही जो सीबीडीटी का एग्जाम होता है उसमें अगर क्लियर होता है तो टीआरपी बन जाता है। टीआरपी कोई भी पर्सन बन सकता है, इंडिविजुअल बन सकता है, सॉरी, एक्सेप्ट सीए, लीगल प्रैक्टिशनर और बैंक मैनेजर एन ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल बैंक इन विच द असेसी मेंटेन्स द अकाउंट। ठीक है, तो जो भी असेसी ने जिस भी शेड्यूल बैंक के अंदर अपना अकाउंट मेंटेन किया है, ठीक है, उसका कोई ऑफिसर है तो वो टीआरपी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा हम आगे रीड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, टीआरपी के थ्रू कोई भी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। स्पेसिफाइड पर्सन है वो रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड पर्सन में कौन नहीं आएगा, तो ये बोलता है कंपनी नहीं आएगी, प्लस जो भी एंटिटी जिसकी ऑडिट रिक्वायरमेंट है किसी भी लॉ के अंदर, चाहे कंपनी एक्ट में, चाहे टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स में, या किसी भी लॉ के अंदर उसका ऑडिट रिक्वायर्ड है तो वो टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है, यहाँ पर ये जो यहाँ पे हमने रीड किया था कि स्पेसिफाइड पर्सन, सॉरी, एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, तो इन स्पेसिफाइड पर्सन का अगर एम्प्लॉय है कोई तो यहाँ पर टीआरपी नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनेक्स्ड लेस रिटर्न। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये एसएससी को बोल सकती है कि कोई भी एनेक्स्ड साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी रिसीट हो गई, कोई भी प्रीमियम पे किया उसकी रिसीट हो गई तो वो रिटर्न के साथ में फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असेसमेंट के ड्यूरिंग अगर गवर्नमेंट को या फिर असेसिंग ऑफिसर को जरूरत है कोई भी रिसीट की या फिर कोई भी एनेक्स्ड की, तो वो यहाँ पर उससे मंगवा सकता है एसएससी से। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो जो भी असेसी होगा उसको अपने रिटर्न फाइल करने से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन उसने अगर इनसफिशिएंट अमाउंट पे की है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले फीस को एडजस्ट किया जाएगा, फिर इंटरेस्ट को, फिर टैक्स को। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा इसमें जो असेसी है उसको अपना टोटल टैक्स कितना बनता है, प्लस इंटरेस्ट कितना बनता है, प्लस फीस कितनी बनती है, ये सेल्फ असेस करके और पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये इनसफिशिएंट है तो सबसे पहले फीस के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, फिर इंटरेस्ट के, फिर टैक्स के। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कुछ सेक्शंस हम रीड करेंगे जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या करेगा वो आता है। अभी तक क्या था कि असेसी क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो पे करेगा, वेरीफाई करवाएगा, पैन नंबर, आधार नंबर, ये रीड किया था। अब हम रीड करेंगे कि असेसिंग ऑफिसर यहाँ पर क्या करेगा या डिपार्टमेंट क्या करेगा।